नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे पर गंभीर आरोप लगा है। आरोप एक आईएएस की बेटी को अगवा करने की कोशिश और छेड़खानी का है। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, कार्रवाई की, गिरफ्तारी की, गैर जमानती धाराएं भी लगाई, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने यू टर्न ले लिया। गैर जमानती धाराएं हटा दी गई और आरोपियों को पुलिस थाने से ही जमानत भी मिल गई, जिसके बाद से राजनीति तो गरमाई गई है, साथ ही पूरे देश से इस मामले में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पीड़ित लड़की ने अपनी आपबीती फेसबुक के जरिए लोगों को सुनाई है, मगर अब तक बीजेपी आला कमान की तरफ से ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही कार्रवाई करने का कोई आश्वासन ही दिया गया है। 5 की पंचायत में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे दो बेहद सीधे से सवाल है कि क्या खट्टर राज में बीजेपी अध्यक्ष के बेटे को छेड़खानी की छूट है, और सवाल यह भी कि बीजेपी आला कमान कब लेगी अपने प्रदेश अध्यक्ष पर एक्शन। उन्होंने मेरी गाड़ी ब्लॉक कर दी अपनी गाड़ी से, फिर वो लड़का उतर के आया मेरी गाड़ी की तरफ, मेरे शीशे पे जोर से हाथ मारा। उसने गाड़ी का हैंडल खोलने की कोशिश की, वो सेंट्रल लॉकिंग थी इसलिए खुला नहीं। मैं पुलिस का तो कुछ कह नहीं सकती कि उन्होंने अपना बयान बदला है या क्यों बदला है या उनकी क्या थी। तो इसी गंभीर मसले पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं जवाहर यादव साहब, हैं स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। हमारे साथ हैं रंजीता महराज, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की, और एलन राव साहब, फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और साथ ही कानून के जानकार भी। सबसे पहले जवाहर जी, ये सवाल हर तरफ से आ रहे हैं कि क्या सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष के बेटे को कुछ भी करने की छूट है क्या हरियाणा में? ऐसा आपको किसने कहा कि हमने ये कहा कि सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष के बेटे को कुछ भी करने की छूट है? ये आपका बयान है, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा, नंबर एक। दूसरा, जो ये घटना है ये हरियाणा स्टेट से बाहर की घटना है, हरियाणा स्टेट की घटना नहीं है, नंबर दो। दूसरा, अपनी बाइट में आपने दिखाया कि उनके ऊपर एक धारा हटा दी गई, तो मैं थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाना चाहूंगा कि पहले कौन सी धारा लगी थी जो कि लगी हुई थी और बाद में हटा दी गई। तो मुझे लगता है अगर इसका ठीक से हम तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन करेंगे तो शिकायतकर्ता जिन्होंने अपनी शिकायत दी है उसके साथ ठीक से हम न्याय कर पाएंगे। हाँ जवाहर जी, जो धारा लगी 354D मोटर व्हीकल एक्ट 185 लगाई गई थी, ये धारा शुरू में, बाद में पुलिस ने 3 धाराएं और जोड़ी, 341, 365 और 511। बाद में पुलिस ने 365 और 511 ये दोनों धाराएं हटा दी। ये हटाई इसलिए क्योंकि पुलिस को आसानी हो गई, क्योंकि ये दो धाराएं थी ना, 365 और 511। हमारे साथ कानून के जानकार और पूर्व कमिश्नर भी हैं पुलिस के, ये बेहतर बता पाएंगे कि ये दोनों धाराएं नॉन बेलेबल थी। ऐसी स्थिति में पुलिस थाने से ही जमानत नहीं दे सकती थी। जी बताएं जवाहर जी। अब इसका उत्तर सुन लीजिए, इसका उत्तर सुन लीजिए। रात को ये घटना घटी, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत नोट कराई, पुलिस ने तत्पर कार्रवाई की, दोनों को पुलिस स्टेशन ले गए। दोनों को रात का घटनाक्रम बताता हूं। उसके बाद जो धाराएं लगती, धारा लगने के बाद दोनों आरोपी को मचलुआ भराकर छोड़ दिया गया। तब तक तो ये भी नहीं पता था दोनों पक्ष को कि ये सुभाष बराला का बेटा है, और ये जाकर खत्म हो गया विषय, और उसके बाद कोर्ट के अधीन चला गया। उसके बाद सुबह ये विषय दोबारा से उठा, पुलिस ने दोबारा से इनको बुलाया जिनके ऊपर आरोप है। जी जवाहर जी, एक सेकंड जवाहर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी भी जुड़े हुए। मनीष तिवारी जी, जवाहर जी ये कह रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी गलत काम नहीं हुआ है। देखिए, जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। इसकी वास्तविकता ये है कि ये मामला उस सेक्टर से शुरू होता है, सेक्टर 7 और 8 से, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ की जो सांसद है किरण खेर का निजी और ऑफिशियल निवास स्थान है। उसके बाद अगर चंडीगढ़ पुलिस के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो पीसीआर है वो हरकत में नहीं आती तो शायद ये
ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कहीं और जा सकती थी, पर उसके बाद राजनीतिक दबाव के तहत इस मामले को चार्जेस को डाइल्यूट किया गया। जो कानून में प्रावधान किए गए थे निर्भय के कांड के बाद, जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना 2012 दिसंबर में हुई थी, चीफ जस्टिस जेएस वर्मा की सिफारिशों के तहत अगर उन धाराओं को लगाया जाता तो इस अभियुक्त की बेल नहीं होती। तो आज चंडीगढ़ प्रशासन कसौटी के ऊपर है और एक साफ संदेश इनको भेजना पड़ेगा, क्योंकि चंडीगढ़ में बहुत सारे बच्चे और बच्चियां बाहर से पढ़ने आते हैं, बहुत बड़ा आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलावा अस्पताल है, बहुत सारी महिलाएं रात को काम करने जाती हैं। तो एक संदेश भेजना पड़ेगा कि चंडीगढ़ की जो सड़कें हैं वो ऐसे भेड़ियों से जो भारतीय जनता पार्टी से कथाकथित तौर पे जुड़े हुए हैं उससे सुरक्षित है। जवाब दीजिए। जी, मुझे ताज्जुब होता है कि मनीष तिवारी जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मनीष तिवारी, पहले कौन सी धारा लगी जिसको पुलिस ने हटा लिया? पुलिस की प्रशंसा तो हम भी कर रहे हैं कि पुलिस ने तत्पर कार्रवाई की। ऐसी कोई धारा नहीं है। मैं एंकर साहब आपको भी करता हूं कि जो धारा लगी, और सबसे बड़ी बात है, क्या मनीष तिवारी और जवाहर यादव दोनों पीड़ित पक्ष से बड़े लोग हो गए? जब शिकायतकर्ता ने 164 के जो बयान माननीय न्यायालय के सामने दिए, उसके बाद एक धारा नई और जुड़ी है, कोई कम नहीं हुई, बल्कि एक 341 की नई धारा और लग गई। यानी कि आप पीड़ित पक्ष का भी सम्मान नहीं करेंगे? पीड़ित पक्ष ने अपने नहीं, सवाल यह है कि पुलिस ने वो गंभीर धाराएं कहीं नहीं कहा, पुलिस ने वो गंभीर धाराएं पीड़िता की शिकायत पर ही लगाई होंगी। आपकी पुलिस इतनी संजीदा है तो पुलिस ने पीड़िता से पूछकर शिकायत के आधार पर धाराएं लगाई होगी। सपने में तो आया नहीं होगा कि अचानक से धारा जोड़ दो। ठीक कर रहा हूं मैं आपको ठीक कर रहा हूं। ऐसी कोई धाराएं, जिन धाराओं का जो आप उल्लेख कर रहे हैं, वो धाराएं लगी ही नहीं थी। रंजीता मेहरा जी, मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले एलन राव साहब, जो बार बार ये धाराओं का हवाला दे रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते कि पुलिस ने अपना काम बिल्कुल अच्छे तरीके से तत्परता से किया। सीधा सा सवाल है, गैर जमानती धाराएं लगती हैं और उसके बाद 24 घंटे के अंदर हट जाती हैं और उसके बाद थाने से ही जमानत मिल जाती है। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी को थाने से जमानत मिली, लेकिन अगर ये गैर जमानती धाराएं होती तो शायद जमानत नहीं मिलती। आप गाइड कर रहे हैं, आप कोई दस्तावेज दीजिए जिसमें धाराएं लगी है। एक सेकंड जवाहर यादव साहब, जिसमें धाराएं लगी। जवाहर यादव साहब, मैं दोबारा आऊंगा। जानकारी दे रहे हैं। एक सेकंड जवाहर यादव साहब, एलन राव साहब, देखिए इसके हालात क्या हैं, केस के फैक्ट्स क्या हैं, वो तो मेरे सामने अभी नहीं है। बट अगर अपेरेंटली 365 और 511, एक 365 धारा है, किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करने के लिए उसको अगर किडनैप या अबडक्शन किया जाता है, वो एक धारा है, सीरियस धारा है। इसकी ये नॉन जमानती है, गैर इसको नॉन बेलेबल सेक्शन कहते हैं। और उसका 511 मतलब अटेम्प्ट टू दैट ऑफेंस। अगर उस अपराध का कोशिश किया जाता है तो अपेरेंटली अगर महिला ने ये एलिगेशन लगाए हैं कि उसको किडनैप करने के लिए कोशिश की गई है, तो अगर 365 और 511 धाराएं लगी थी तो वो दोनों निश्चित रूप से नॉन बेलेबल थी, पुलिस उसमें जमानत नहीं ले सकती थी। और उसके बाद जैसा बता रहे हैं कि 164 का स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट साहब के सामने दूसरे दिन हुआ है, उसमें क्या आया है, एलिगेशंस है, वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अगर दोनों धाराएं हटा दी गई हैं, अगर वो 164 के बयान में अगर कुछ महिला ने इस बात को नहीं कहा होगा तो हो सकता है पुलिस ने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये धाराएं हटा दी गई हैं। इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो पुलिस एलिगेशंस के आधार पर करती है, ना कि अपने आप कोई अपनी धाराएं लगाना या अपने आप हटाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो एलिगेशन क्या कहीं दबाव पुलिस पर नहीं होता, क्योंकि मामला सीधे यहाँ सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे से जुड़ा है। देखिए, अपराध को किसी पॉलिटिकल रातों रात ये जो खेल हो गया, रातों रात ये गैर जमानती धाराएं हटा दी गई। देखिए, कोई भी अगर ऐसा अपराध, खासतौर से संगीन अपराध है, इसको अगर किसी राजनीति से जोड़ा जाए या राजनीति को इसमें प्रभाव करने के लिए उसको कहा जाए तो ये बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर है तो। रंजीता मेहरा जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। रंजीता मेहरा जी, जो बात यहाँ पर जवाहर साहब कह रहे हैं कि पीड़िता के बयान को देखा जाए, मैं आ रहा हूं जवाहर साहब आपके पास, दोबारा आऊंगा। रंजीता जी, जो बात यहाँ पर जवाहर साहब कह रहे हैं कि पीड़िता के बयान को देखिए, 164 के बयान को देखिए, उसके आधार पर ही कोई फैसला लिया गया होगा कि बाकी जो धाराएं वो हटा दी गई। इसको लेकर बेकार राजनीति करना, बहस करना ठीक नहीं है। रंजीता जी, जवाब।
देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण असंवेदनशील जो बयान है वो जवाहर यादव जी दे रहे हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ये किसी और राज्य की बात है, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये महिला हरियाणा से बिलोंग करती है, पंचकुला से बिलोंग करती है, और चंडीगढ़ बहुत दूर नहीं, हरियाणा की राजधानी है जहाँ पर ये घटना घटी है। इसलिए आप और राज्य की बात करके पल्ला नहीं झाड़ सकते। और जहाँ तक इस बात की बात है, महिला अगर रात को विजिलेंट ना होती और 100 नंबर पर फोन ना करती तो आज शायद हम डिबेट इस टॉपिक पे ना करके किसी और टॉपिक पे कर रहे होते। और इनको शर्म आनी चाहिए कि इस पे ये संवेदना अपनी देने की बजाय उसको जोर जोर से बोलकर शील्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर ये बेटियों को बचाने की बात करते हैं और पढ़ाने की बात करते हैं, वहीं पर आज इनका खुद का बेटा बेटियों को सता भी रहा है और बेटियों को रुला भी रहा है, और पूरा प्रशासन उस बेटे को बचाने के चक्करों में लगा हुआ है। अगर हम इतिहास में जाते हैं तो विनोद शर्मा, आपको याद होगा जब उनका बेटा मनु शर्मा एक्यूज था, तो यही पार्टी थी जो उनसे भाग मांगकर इस्तीफा मांग रही थी, और उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया भी था। आज मुख्यमंत्री नैतिकता, कुछ तकनीकी समस्या है, रंजीता जी की आवाज साफ नहीं आ रही है। आप रिपोर्ट भी लेंगे कि पुलिस स्टेशन के अंदर हाँ रंजीता जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ। मैं आपको बता रही हूँ कि विकास जी को रात को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है, उनको पुलिस स्टेशन के अंदर स्नैक्स और जूसेस सर्व किए जाते हैं, बाद में धाराएं भी चेंज कर दी जाती नहीं है। तो ये पुलिस प्रेशर नहीं है तो क्या है? आज कहीं ना कहीं खाकी के ऊपर खादी भारी पड़ती नजर आ रही है। जवाब दीजिए, और साफ नजर आ रहा है क्योंकि वो सुभाष बराला के बेटे हैं। क्या अगर यही क्योंकि वो सुभाष बराला के बेटे हैं, इसी तरह के किसी मामले में कोई और आरोपी होता और वो सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष का बेटा नहीं होता, कोई और होता, तब भी क्या पुलिस का यही रवैया होता? अब मैं आपको बताता हूँ जी रंजत, अगर किसी नेशनल पार्टी के प्रवक्ता को अगर ये भी जानकारी नहीं कि दो स्टेट की बॉर्डर लाइन का अर्थ क्या होता है, तो मुझे तरस ही आता है। मैं इनके लिए हल्के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जैसे इन्होंने कहा शर्म आनी चाहिए। ये इनका विषय, इनकी पार्टी का विषय है। अब आती है बात कि जो टेक्निकली अगर हम बात करें इस विषय की, जब तक वो कॉमन मैन का व्यक्ति था, रात को मुचलका भर के अपने घर आ गया था। रात को पुलिस ने मुचलका भराया, तब तक ना पीड़ित पक्ष को पता था कि ये सुभाष बराला का बेटा है, ना उनको पता था ये किनकी बेटी है। एक शिकायतकर्ता ने शिकायत की, कानून ने उस पर काम किया, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, और रात को दोनों, अब ये देखिए चुप रहना चाहिए, अरे आप चुप रहना चाहिए, आप सुनिएगा पहले, आप सुन लीजिए, आप सुनना सीखिए, आप सुनना सीखिए। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। उसके बाद दोबारा से ये विषय आया, पुलिस ने उनको बुलाया, पुलिस का सम्मान करते हुए। अब आप मुझे बोलने देंगे, उसके बाद बोल लीजिएगा। वो पुलिस की उस कॉल के ऊपर वो दोबारा थाने गए, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन दोबारा की। और मैं ये कहता हूं कि रंजीता मेहता या जवाहर यादव, वो जो पीड़िता है उसके बयान से ऊपर हो गए क्या? अगर उन्होंने माननीय न्यायालय में जो बयान दिया है उसका सम्मान हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? असली बात यह है कि पीड़ित पक्ष के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, उसकी सभी ने निंदा की, हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने भी निंदा की, परंतु आज उसका अगर हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, उसके नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, कानून ने अपना काम किया। पीड़ित पक्ष ने कहीं ये नहीं कहा है कि हम पुलिस की कार्रवाई से या माननीय न्यायालय से संतुष्ट नहीं है। पुलिस पीड़ित पक्ष ने कहीं नहीं कहा कि पुलिस की कार्रवाई से, पीड़ित ने चंडीगढ़ पुलिस की तारीफ की, क्योंकि 100 नंबर डायल करने के बाद पुलिस तुरंत आई और दोनों लड़कों को पकड़ा। और जो फेसबुक पर पीड़िता ने अपनी आपबीती बताई है, पीड़िता ये कहती है कि दरवाजे को नॉक किया गया, खोलने की कोशिश की गई, लेकिन वो अंदर से लॉक था, वो खोल नहीं पाए। पीड़िता ये भी लिखती है कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जिंदा हूं, वरना रेप के बाद किसी नाले में मेरी लाश मिलती। तो इससे तो साफ था कि दोनों लड़कों का इंटेंशन जो था उस लड़की की आरती करने का या पूजा करने का तो था नहीं। जवाहर साहब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने क्या करना था। अगर उन्होंने गलत किया है, कानून उस पर अपना काम करेगा, परंतु पीड़िता के जो बयान माननीय न्यायालय के सामने है, उसकी कीमत को मानेंगे या नहीं मानेंगे? अब तो धाराएं हल्की हो गई, अब कानून आपकी जानकारी गलत है, आपकी जानकारी गलत, आप लगातार मिसगाइड कर रहे हैं। ऐसी कोई धारा लगी ही नहीं। गाइड कर दीजिए, मुझे कोई दस्तावेज, जवाहर साहब गाइड कर दीजिए, आप गाइड कर दीजिए, आप मुझे गाइड कर दीजिए मुझे। मेरा निवेदन आपसे ये है, आप कोई एक दस्तावेज दिखा दीजिए जिसके आधार पर आपको ये लगता है कि ये धाराएं पहले लगी और बाद में हट गई। कोई दस्तावेज दिखा दीजिए। बगैर दस्तावेज आप अपनी तरफ से कुछ भी कहते रहेंगे। आपके
सुनिए, आप कोई दस्तावेज दिखाइए। इस सतीश कुमार ने, आप कोई दस्तावेज दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? पहले बात तो सुन लीजिए। पुलिस की तरफ से भी बयान आया जिसमें कहा गया कि हमने इसमें और धाराएं जोड़ी हैं, नई धाराएं हमने लगाई हैं, और वो धाराएं हैं 365 और 511। पुलिस ने बताया। नहीं, आपकी जानकारी गलत, फिर आप गलत बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि पीड़िता ने जो माननीय न्यायालय के सारी जानकारी जवाहर यादव साहब के पास, सारी जानकारी आप ही के पास है। अरे सर ले लीजिए ना, अरे सर दे रहा हूं ना, आप सुन लीजिए एक बात। हाँ। उन्होंने ये कहा सतीश जी ने कि पीड़िता ने जो माननीय न्यायालय के सामने बयान दिए, उसके आधार पर एक नई धारा 341 और लगी है, और वो लगी है, ये तथ्य है। तो आप इस बात को कह रहे हैं कि 365 और 511 लगी ही नहीं धारा? जवाहर यादव के मुताबिक लगी ही नहीं, 365 511 धारा लगी ही नहीं। मैं सही कह रहा हूं, आप कोई दस्तावेज दिखाएंगे ना प्लीज अपनी बात को पुष्टि करने के लिए। पुलिस का बयान है, पुलिस का बयान है। क्या बात कर रहे हैं जवाहर यादव साहब? पुलिस का बयान मैं बता रहा हूं आपको। पुलिस का बयान है। पुलिस बार बार अपने बयान बदल रही है, यू टर्न ले रही है पुलिस। आप बात कर रहे हैं, यू टर्न ले रही है पुलिस। पुलिस को पता है कि प्रदेश अध्यक्ष का बेटा है, रात को स्नैक्स और जूस दिया जा रहा है उसे, और आप कह रहे हैं कि कोई धारा ही नहीं जोड़ी गई। देखिए आपके साथ मित्र, आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो कम से कम एक एंकर को तो अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। आप और मेरे में डिबेट कोई होनी नहीं है। तो एंकर अगर दस्तावेज दिखा देंगे मैं मान लूंगा, मैं सभा याचना कर लूंगा, परंतु अगर तथ्यों के अगर एंकर भी ये बात कहेगा जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, मुझे लगता है उसकी गलती होगी। मैं खुलेआम हर चैनल पे जहां बैठूंगा ये मान लूंगा कि मैंने तथ्य गलत किए आपके चैनल पर। एक सेकंड जवाहर साहब, हवा हवाई बात यहां पर नहीं हो रही है। हवा हवाई कोई यहां पर बात नहीं हो रही है। पुलिस ने अपना स्टेटमेंट बदला, पुलिस ने अपना बयान दिया, और उसके बाद यह मामला सामने आया कि जो धाराएं लगाई गई उसको हटाया गया। एलन राव साहब, ये बताइए कि अगर ये धाराएं रहती तो क्या इतनी आसानी से बेल मिल जाती? नहीं, फिर पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं था बेल देने का। वो उसको कोर्ट में पेश करना होता। कोर्ट की मर्जी थी, बेल उसमें देती 1000 पर उनके एलिगेशंस के बेस पर। अगर कोर्ट में 365 होती तो पुलिस बिल्कुल नहीं जमानत ले सकती थी और कोर्ट में ही जाना पड़ता, और फिर कोर्ट की मर्जी से ही अगर जमानत देनी होती तो कोर्ट का राइट था, उसमें पुलिस का राइट नहीं है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस का बेल। मैं समझना चाहूंगा कि पुलिस के लिए अगर किसी को बचाना हो तो ऐसी स्थिति में पुलिस भी चाहेगी कि बिल्कुल कागज पत्तर में जो कार्रवाई हो बिल्कुल डेफिनेटली पुलिस को ऐसा है कि कोर्ट में जाएगी तो पुलिस फंसेगी। डेफिनेटली पुलिस को अगर किसी को बचाना है तो अपने पेपर्स को तो ठीक करना ही पड़ेगा उनको। तो पेपर्स ठीक वो करने का तरीका क्या होता है? नॉन बेलेबल धाराएं जो आप बता रहे हैं वो अगर लगी थी उनको हटाया गया है तो वो हटाना ही एक प्रकार से पेपर को ठीक करना हुआ, क्योंकि उनका अब रास्ता साफ हो गया कि वो धारा हटा दी गई है। 365 जो नॉन बेलेबल है वो हट गई, तो बेल देने का राइट पुलिस को मिल गया। दूसरी बात, जब बयान के बाद 341 जो धारा लगी है वो पहले ही लगनी चाहिए थी, क्योंकि 341 है रॉन्गफुल अरेस्टेड। अगर किसी आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए उसको रोका जाए जानबूझकर तो वो 341 है, और इससे शुरू में एलिगेशन थे वो धारा तो शुरू में लगानी चाहिए थी। लेकिन अगर 365 धारा लगी थी और उसके बाद हटाई गई है तो पुलिस ने कैसे हटाई है ये हालात अब केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ज्यादा मालूम। रंजिता जी, सर देखिए कि जवाहर यादव जी बार बार जोर जोर से बोलकर बहस कर कर ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो सच है और सब सारी दुनिया झूठ है। आप देखिए कि 8 मई को इसी फैमिली, बराला फैमिली के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था, उसमें भी महिला के साथ उत्पीड़न का मामला था। आप बता दीजिए, आज 3 महीने हो गए उस केस को, ना किसी टीवी चैनल पे ना किसी पत्रकार ने उसको उठाया, क्योंकि वो जो आम मामला था वो आम लड़की का मामला था और उसको दबा दिया गया। ये मामला सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि IAS ऑफिसर की बेटी है। और आप हैरानी की बात देखिए कि कौन सा ऐसा शरीफ ज्यादा होता है जिसको रात को पुलिस मौके पे पहुंचकर अरेस्ट करती है और रातों रात उसका मचुलका भी भरा जाता है, रातों रात उसको वहां पे VIP ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। रंजिता जी आपको रोकना चाहूंगा। रंजिता जी आपको रोकना चाहूंगा। बेटा था पुलिस का बयान हम जवाहर यादव साहब को सुनाते हैं, जो जवाहर यादव कह रहे हैं कि क्या आपके पास कोई बयान है ऐसा जो आप हमें सुना सकते हैं? जवाहर यादव साहब सुनिएगा जरूर। और 354D और 185 मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर हमने इनिशियली FIR रजिस्टर किया था। उसके बाद हमने जो कंप्लेनेंट थी उसके 164 CRPC के मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए। 164 के स्टेटमेंट के बाद हम सेक्शन 341 IPC, 365 IPC, 511 IPC ऐड कर रहे हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और अटेम्प्ट टू किडनैप। और इसमें इनको अरेस्ट किया गया है, दोनों अक्यूज को,
और अरेस्ट करके अब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि इसमें नॉन वेलेबल है, आपने ही बताया था कि नॉन वेलेबल अटेम्प्ट टू जो किडनैपिंग का तो उस टाइम तक मेरे पास कॉपी नहीं आई थी, ओरिजिनल कॉपी। 164 की स्टेटमेंट में लड़की में कहीं भी किडनैपिंग का जिक्र नहीं हुआ है। उसमें सिर्फ 341 का जिक्र है, वो हमने ऐड कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं है? नहीं, अभी जरूरत नहीं। अभी आप जमानत दे रहे हैं उसको? हाँ जी। जवाहर जी, जवाब? जी, अब जवाब ये है कि लड़की का जो बयान माननीय न्यायालय के सामने है, हाँ। अगर आप उसका भी सम्मान नहीं कर रहे हो। नहीं, अभी तक तो आप इस बात पर अभी तक तो आप इस बात पर अड़े हुए थे कि कहाँ है सबूत, कोई एविडेंस, पुलिस का बयान हमें दिखाइए तो सही। तो हमने आपको दिखा दिया ना, अब तो दिखा दिया, आपने सुन भी लिया। अभी भी मैं कह रहा हूं, जिन धाराओं की आप बात कर रहे हैं, ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसके आधार पर वो धाराएं लगी थी। उन्होंने 164 के बयान के बाद जो धारा एक और ऐड हो सकती थी, उस धारा को ऐड किया है उन्होंने, और वो कह रहे हैं इसके लिए वो धाराएं नहीं लगी क्योंकि वो उसमें थी नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो धारा लगाई थी और अभी तक तो आप शुरू से बहस में यही कह रहे थे कि मुझे बताइए तो सही जो धाराएं कब लगी, या पुलिस ने लगाई या पुलिस ने कहा। अब आपने सुन लिया तो अब आप कह रहे हैं कि पीड़िता के बाद के बयान को आप देखिए। देखिए मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि ये धाराएं लगी। एक सेकंड जवाहर साहब, जरा तकनीकी इसका पहलू समझ लूं। अभी पहले आपने क्लिपिंग में एक पुलिस ऑफिसर्स का स्टेटमेंट दिखाया था, उसमें साफ कहा हुआ 365 भी लगी है। 354D के साथ 354D होता है स्टॉकिंग, किसी लड़की का अगर पीछा किया जाए तो उसके लिए है, वो अवेलेबल ऑफेंस है। उसके बाद एक मोटर व्हीकल एक्ट की धारा लगी, वो अलग चीज है, वो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। बट उसमें साफ का अर्थ पुलिस ऑफिसर साहब ने कहा 365 का जिक्र किया है, वो डेफिनेटली किया है। और उसके बाद ये भी कहा कि हम इसको कोर्ट में पेश करेंगे। और कोर्ट में पेश करना जरूरी था अगर 365 भी है तो, इसलिए कोर्ट में ही कर सकते थे। लेकिन उसके बाद फिर दूसरे पुलिस ऑफिसर ने कहा कि नहीं, अब नहीं करेंगे क्योंकि 365 भी इसमें नहीं है। तो अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि पहले कहीं न कहीं 365 भी लगी होगी और बाद में उसको हटाया गया होगा और इसको एक इजी केस बनाकर उसको ऐसा बनाया। इसी वजह से ये सारा तूल पकड़े जा रहे हैं। और मैं नहीं समझता कोई आम आदमी अगर होता तो ऐसा कुछ इमीडिएटली हो जाता। इसमें लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आपको भी लग रहा है क्योंकि पुलिस के बयान भी सामने है। जी चलिए, समय की कमी है इसलिए चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। कानून सबके लिए समान है, ये कहा जाता है। कानून अपना काम भी करता है। कई अपराधी सलाखों के पीछे भी जाते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे भी सामने आते हैं जब सत्ता और रसूख के दबाव में पुलिस को भी झुकना पड़ता है, काम करना पड़ता है। लेकिन उम्मीद है कि इस मामले में आगे कार्रवाई जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज़ 24।